नाज़रीन मोहतरम, अगर आप दुनिया पर टाइम पास करने के लिए आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अरबपति लोगों को देखकर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस वीडियो के एक एक पॉइंट को अपनी ज़िंदगी से रिलेट कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी के मालिक और पाकिस्तान के नंबर 7 पर मौजूद अमीर तरीन मलिक रियाज 8 फरवरी 1954 में सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। मलिक रियाज के वालिद एक दरमियाने तबके के ठेकेदार थे, लेकिन मलिक रियाज की पैदाइश के बाद इनके वालिद का बिजनेस मंदी की तरफ जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मलिक रियाज के अब्बू का बिजनेस तकरीबन खत्म ही होने वाला था, लेकिन फिर इन्होंने बैंक और दोस्तों से कर्जा लेकर घर के हालात संभाले। इधर मलिक रियाज 9th क्लास में पढ़ रहा था। नाज़रीन मोहतरम, मलिक रियाज अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो 9th क्लास में थे उस वक्त वो बहुत लाइक स्टूडेंट थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनको ड्राइविंग सीखने का बहुत शौक हुआ, क्योंकि इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि वो अपनी जिंदगी में कभी खुद की गाड़ी ड्राइव करें। आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ाई के साथ ड्राइविंग भी सीखने लगे। जब मलिक रियाज ड्राइविंग सीख चुके थे तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर वालों को गाड़ी की सैर करवाई जाए। लेकिन जब वो गाड़ी के मालिक के पास गए और कहा कि सर, मैंने आपसे ड्राइविंग सीखी है और आप जानते हैं कि मैं अब गाड़ी चला सकता हूँ, तो क्या आप मुझे एक दिन के लिए गाड़ी देंगे ताकि मैं अपने घर वालों को सैर करवा सकूँ। लेकिन उस गाड़ी का मालिक मलिक रियाज पर हंसने लगा और मलिक रियाज का मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि मैं तुम जैसों को गाड़ी की चाबी ना दूं और तुम गाड़ी मांगने आए हो। और वहां पर गाड़ी के मालिक ने मलिक को खरी खरी सुना दी, जिसके बाद मलिक रियाज मायूस होकर घर वापस लौट आए और घर आकर रोने लगे। इस वक्त इनकी माँ ने मलिक रियाज को तसल्ली दी कि बेटा, हिम्मत रखो, इंशाअल्लाह एक दिन तुम अपनी खुद की गाड़ी खरीदोगे, लेकिन इसके लिए दिल लगाकर पढ़ाई करो। और इसके बाद मलिक रियाज बड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही नसीब था, क्योंकि जब मलिक रियाज 10th क्लास में थे तो उनके अब्बू का कारोबार बंद हो गया और मलिक रियाज के घर पर रोटी के लाले पड़ने लगे। मलिक रियाज के वालिद ने घर का खर्चा चलाने के लिए मलिक रियाज को स्कूल छोड़ने का कहा, लेकिन मलिक रियाज पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाप की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन घर के हालात को देखते हुए उसके अब्बू ने इसका स्कूल जबरदस्ती छुड़वा दिया। स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और ड्राइविंग का काम करने के लिए नौकरी तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन इनको किसी ने भी ड्राइवर नहीं रखा। इसके बाद वो नौकरी की तलाश में दर बदर धक्के खाने लगे और काफी मुश्किल से इनको एक क्लर्क की नौकरी मिली और वो एज अ क्लर्क काम करने लगे। इसी दौरान उनकी शादी रोबीना नाम की औरत से हो गई और इन दोनों की जिंदगी अब काफी अच्छी गुजरने लगी थी। लेकिन इसके बाद जब इनके यहाँ बच्चे पैदा हुए तो इनकी क्लर्क के काम से आने वाली इनकम कम पड़ने लगी। मलिक रियाज अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरी 4 बेटियां और एक बेटा है। गुर्बत के दिनों में एक बार मेरी सबसे बड़ी बेटी बीमार हो गई और उस वक्त मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए टैक्सी या रिक्शे का किराया भी अदा कर सकूं। मैं उस वक्त रावलपिंडी में रहता था। मैं रावलपिंडी के उस वक्त के सेंट्रल हॉस्पिटल और आज के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में बेटी को इलाज की गरज से ले गया। मैं रिक्शे में बेटी को अस्पताल लेकर गया। जिस रिक्शे में बेटी को अस्पताल लेकर गया उसी रिक्शे का किराया अदा करने के लिए भी जेब में पैसे न थे। बेटी का चेकअप करवाकर जब उसी रिक्शे में वापस घर लौटा तो घर से कुछ कीमती सामान उठाकर उसी रिक्शे में रखा और बाजार में जाकर बेचकर बेटी की मेडिसिन खरीदी और रिक्शे का किराया अदा किया। घर आकर मैं अपनी किस्मत पर बहुत रोया। मैं और मेरी बेटियां और बीवी भी रोने लगी। मेरी बीवी का सिर्फ एक ही ख्वाब था कि वो सिर्फ एक 5 मरले के घर में रहे और मेरे बच्चों का सिर्फ ये ही ख्वाब था कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन मैं उनकी ये सब ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता था। एक बार तो मैंने हालात से तंग आकर खुदकुशी करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर बच्चों और बीवी के ख्याल ने मुझे खुदकुशी से रोक लिया। इसके बाद मैंने अपने आप को हौसला दिया और मैं क्लर्क की जॉब के साथ साथ अब और भी काम करने लगा था।
میں فرسٹ ٹائم کلرک کی جاب کرتا اور سیکنڈ ٹائم رنگ کرنے کا کام کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ مجھے رنگ کا کام اچھا لگنے لگا اور میں نے کسی کے پاس جا کر رنگ کا کام کرنے کے بجائے اب اپنا ٹھیکہ لینے کے بارے میں سوچا۔ میں کئی لوگوں کے پاس ٹھیکہ لینے کے لیے گیا، لیکن کئی دنوں کی محنت کے بعد بھی مجھے کام نہیں ملا، تو میں پھر سے اسی کے پاس گیا جس کے پاس میں پہلے رنگ کا کام کرتا تھا کہ مجھے دوبارہ دہاڑی پر رکھ لے، لیکن اس نے مجھے نہیں رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے کچھ دن کی محنت کرنے کے بعد مجھے اپنا پہلا رنگ کا ٹھیکہ ملا جو 1500 روپے کا تھا۔ میں نے بڑی محنت سے وہ کام کیا۔ کام کرنے کے بعد پھر وہی مسئلہ، اب اور ٹھیکہ کہاں سے لوں؟ یہ کسی طرح 50 روپے بچانے کے لیے 10 کلومیٹر پیدل سفر کرتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکوں کے لیے 2 دن تک دفتروں کے سامنے بیٹھا رہتا تھا۔ اسی دوران پاکستان نیوی میں رہنے والے ملازموں کے لیے ایک بحریہ سٹی بنانا چاہتی تھی، تو پاکستان نیوی نے 1990 میں راولپنڈی میں بحریہ سٹی بنانے کے بارے میں سوچا۔ ملک ریاض بھی اسی بحریہ سٹی میں کام حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ بحریہ سٹی میں ان کو چھوٹے موٹے ٹھیکے ملنے لگے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ بحریہ سٹی میں اپنے قدم محفوظ کرنے لگے۔ انہوں نے بحریہ سٹی سے رابطہ کیا کہ وہ بحریہ سٹی کے لیے کسٹمر لائے گا اگر اس کو کچھ بحریہ سٹی میں شیئر مل جائیں تو، جس پر بحریہ سٹی مان گئے اور ان کو شیئر پارٹنر بنا لیا۔ آہستہ آہستہ ملک ریاض بہت سے کسٹمر بحریہ سٹی میں لانے لگے، جس سے ملک ریاض کی بحریہ سٹی میں بہت جان پہچان بن گئے۔ ملک ریاض نے پھر بحریہ سٹی سے معاہدہ کیا کہ مجھے بحریہ سٹی میں 50% شیئر چاہیے، جس کے جواب میں بحریہ نے اس کی آفر کو مان لیا اور کچھ شرائط رکھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستان نیوی نے اس پروجیکٹ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور ملک ریاض نے مکمل بحریہ سٹی کو اپنا بنا لیا۔ پاکستان نیوی نے اس سے کہا کہ ہمارا نام مت یوز کرنا، یعنی کہ بحریہ کو استعمال نہ کرنا، لیکن اس نے ان کے کہنے کے باوجود بحریہ سٹی کا نام بحریہ ٹاؤن رکھ لیا، اور یہ بحریہ ٹاؤن وقت کے ساتھ ساتھ ایسے بڑھتا کیا کہ آج اگر پورے پاکستان میں یورپ دیکھنا ہے تو وہ بحریہ ٹاؤن میں ہے۔ آج بحریہ ٹاؤن پاکستان کی کئی اضلاع میں بن چکا ہے، اور اسی بحریہ ٹاؤن نے ایک رکشے کا کرایہ ادا نہ کر سکنے والے کو 87 ارب کا مالک بنا دیا۔ آج ملک ریاض پاکستان کا نمبر 7 پر سب سے امیر انسان ہے، اور ملک ریاض کی کمپنی دنیا کی ریئل اسٹیٹ کمپنیز میں نمبر 1 پر کھڑی ہے۔ آج بحریہ ٹاؤن میں 60,000 سے بھی زیادہ ورکرز کام کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کا سب سے زیادہ پرائیویٹ نوکری دینے والا پرائیویٹ سیکٹر بن گیا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آگے ہم کس انسان کے بارے میں نئی ویڈیوز بنائیں۔ آپ کے کمنٹ کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔